नेक्स्ट जनरेशन को ये है कि बिकॉज दे आर, उनके टाइज और रूट्स इंडिया से हैं बट दे आर कैनेडियन, राइट? सो दे वांट टू ब्लेंड इनटू द सोसाइटी. तो उनके एक आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ बच्चों में रहता है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, हमारे इंडियन. हेलो एवरीवन, दिस इज मी चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त. और आज का जो हमारा वीडियो है वो एक पॉडकास्ट है. पॉडकास्ट की जर्नी में हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट की जर्नी का श्री गणेश है. आज के जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं वो मेरे डियर फ्रेंड विक्रम मल्होत्रा हैं. विक्रम के बारे में आपको बताऊं तो ही इज़ बोर्न इंडियन, इंडिया में जन्म हुआ. और इनके रूट्स जो हैं, इनके माता पिता हरियाणा से बिलोंग करते हैं. और इनकी परवरिश, विक्रम की परवरिश दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं. पिछले 8 सालों से विक्रम कनाडा में है. कनाडा की राजधानी, नेशनल कैपिटल रीजन ओटावा में रहते हैं. अभी इनका जो करंट स्टेटस है, इमिग्रेशन स्टेटस, ये कैनेडियन सिटीजन है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन. यानी कि जब आपको किसी बाहर विदेश में रहते कुछ टाइम बीत जाता है, उसके बाद आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, आपको वीडियो में पता चलेंगे. मैं पर्सनली विक्रम भाई की सोच से, उनकी थॉट की क्लैरिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ. उनका सोचने का नज़रिया जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे. आशा करता हूँ कि आपको भी इन थॉट्स में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. मेरा मानना है कि ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इमिग्रेशन का एंगल ज़रूर रहा है. मेरी हेल्प कीजिए इस पॉडकास्ट को उन सभी लोगों तक पहुंचाने में. ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए, जो बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए यहाँ पे आए हैं, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने में आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी. बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉडकास्ट की जर्नी ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक. विक्रम भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे सबसे पहले पॉडकास्ट में. अभी से पहले मैं सिंगल अपने वीडियो बनाता था. ये मेरा पहला 2% पॉडकास्ट होने वाला है. इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको राम राम. थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. लाइफ सब मजे में चल रही है? सब मजे में भाई, सब फर्स्ट क्लास. तो जैसे अपन ने बात भी की थी कि इस पॉडकास्ट को अपन बनाएंगे और ये अपन रखेंगे थोड़ा इमिग्रेशन के ऊपर रखेंगे. राइट. और हमने सोचा ये है कि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करेंगे कि इमिग्रेशन के वक्त आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्या होता है ना. और इसका मेन मकसद ये है कि जो लोग नए नए यहाँ पे आए हैं या फिर थोड़े पुराने लोग या फिर ऐसे लोग जो कि अभी तक इंडिया में बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं आने की, उन दोनों कैटेगरीज को थोड़ा फ़ायदा मिले ये सुन के कि लंबे टाइम के बाद आपके ऊपर इमिग्रेशन के कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ हम बात करेंगे कि कैसे निकल के आएंगे. लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हमें बहुत सारे वीडियो मिलते हैं नेट के ऊपर, खूब पड़ा है कि भाई आपको सूटकेस कैसा लेना है, बैग कैसा लेना है, यहाँ ठंड पड़ती है तो आपको जैकेटें कैसे लेनी है, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स. इनिशियल स्ट्रगल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ऑडियंस को कि भाई हमें एक डिसेंट टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए, लगभग मान के चलो 7-8 साल का हम पकड़ लें उसको, वो टाइम हो गया है. तो आप ये बताओगे कि हम जब बात कर रहे हैं लॉन्ग इम्पैक्ट की, तो लॉन्ग इम्पैक्ट यानी कि लॉन्ग है क्या, ये इसका मतलब क्या है? राइट. तो अभी इसमें हम बेसिकली जो हमारा आइडिया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का ऑन एन इंडिविजुअल, लाइक नॉट इन जनरल इमिग्रेशन पे क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि इंडिविजुअल पे ना. मतलब ये है कि जैसे इनिशियल स्ट्रगल जो है आपकी पूरी हो चुकी है, यू आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी, और आप या तो सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं. क्योंकि अभी रिसेंटली मैं आई मेट अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, तो उसने एक ऐसा 100 इमिग्रेंट्स का सर्वे किया है. तो इन दैट शी फाउंड के इट टुक अराउंड 1 साल लगता है कि इमिग्रेंट को टू गेट सेटल, लाइक बेसिक नीड्स जैसे शेल्टर, होम.
आई मीन किसी को जल्दी भी मिल सकता है, किसी को थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, बट ऑन एन एवरेज शी सेड 12 months. तो अराउंड 1 साल लगता है कि आपको जॉब मिलने में, अपनी पसंद की जॉब, नॉट जस्ट अ सर्वाइवल जॉब, शेल्टर, बेसिक नीड्स को कवर करने में. एंड देन इट टेक्स यू 3 years टू इंटीग्रेट इन टू द सोसाइटी, टू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इन टू द सोसाइटी. तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जब हम फिर उस प्रोसेस में आते हैं, इंटीग्रेट होने लगते हैं सोसाइटी में, एंड देन वी हैव मेड अप अ माइंड कि अब रेस्ट ऑफ आवर लाइफ वी आर गोइंग टू स्पेंड हियर. ये वो डलाइमा हमारा खत्म हो चुका है कि नहीं वापस जाना है या यहाँ रहना है, या वापस जाना है या यहाँ रहना है. क्योंकि वंस यू हैव क्रॉस्ड, लाइक यू हैव स्पेंट 3-5 years, और यू नो आफ्टर दैट द चांसेस ऑफ यू गोइंग बैक इज वेरी थिन. तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब इतने आपको 5-6 साल हो गए या उससे ज़्यादा हो गए, तो अब आप वापस तो शायद ही जाओगे. तो अब जबकि आपने मन बना लिया है कि आप यहीं पर रहने वाले हो, एंड इवन योर जनरेशन्स टू कम, तो उसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप पे, आपकी फ्यूचर जनरेशन पे, या फिर आपकी बैक होम जो आपकी फैमिली है उन पे क्या हो सकते हैं. तो इसको ऐसे कंक्लूड करें कि जो आपकी इनिशियल स्ट्रगल है, चाहे वो फाइनेंशियल है या इमोशनल है या मेंटल, जो साइकोलॉजी आप लेके आते हो, वो चेंज होने का जो टाइम है वो सब निकल गया है. Right. अब आप मान चुके हो कि मैं कैनेडियन हो रहा हूँ या हो गया हूँ. वापस जाने के चांस बहुत थिन है. बहुत थिन है. ओके, राइट. अच्छा. आई मीन हालांकि अब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं कि देयर नो बाउंड्रीज, और आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है कि यू नेवर नो कि कोई लोग वापस भी जा सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं. तो पीपल विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, बट 90% लोग परमानेंटली they'll make Canada as their home. I can completely understand this, क्योंकि मैंने अपना पहला मूव इंडिया से जो लिया था वो 2008 में लिया था, 2008 में. एंड आई केम, मैं यूके था, स्कॉटलैंड था, मैंने वहाँ स्टडीज़ की अपनी, देन वर्क परमिट पे था. देन 2011 में आई मूव बैक टू इंडिया. तो मैं उस फेज़ में फेज आउट हो गया यूके से, राइट. तो मैं लॉन्ग टर्म नहीं मान रहा उसको, राइट. देन आई केम बैक हियर, राइट. और आपको, क्योंकि मैं मान सकता हूँ कि अब लॉन्ग टर्म हो चुका है वो, राइट. और आप कैनेडियन सिटीजन भी हो, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव साइड. क्या लगता है कि जो लॉन्ग टर्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी लाइफ पे? लॉन्ग टर्म में तो क्या है कि इनिशियली जब लोग मूव होते हैं, दे मूव विद सम एस्पिरेशंस. कुछ उनके गोल्स होते हैं कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए. तो अगर किसी ने 8-10 साल स्पेंड कर लिए, या आगे भी he has made up his mind कि और यहाँ रहने वाला है, that means कि he has somewhat achieved his goals, या फिर वो गोल अचीव हो रहे हैं. तो that means things are moving in the positive direction, right? तो इतने साल रहने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है. बाय द टाइम यू हैव योर ओन होम, एक घर, गाड़ी, a decent job, chances are high कि अब तक आपके पास वो सब कुछ है. So you start enjoying the life. I mean, although हमेशा ही लाइफ एंजॉय करते हैं सब, बट इनिशियल स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर. आप वेकेशन पे जाते हो, आप बच्चों के साथ घूमने जाते हो, आप जो भी पर्क्स हैं सब एंजॉय करते हो. हाँ, ऑल्दो ये मत समझना कि 6-7 सालों में घर आपका हो जाता है और एनीथिंग रहना बैंक लोन पे, बट स्टिल दैट गिव्स यू फील कि आप अपनी मॉर्गेज पे कर रहे हो, right. या गाड़ी आपने आते ही अगर नहीं खरीदी तो 5 साल में आपका लोन वो पूरा हो चुका होता है, वो आपकी कहीं ना कहीं घर की हो चुकी होती है. देन आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, स्कूल में जाने वाले. एग्जैक्टली, फैमिली भी ग्रो हो चुकी है. फैमिली भी जब आप आए थे मे बी आप अकेले थे, या फिर आप जस्ट अ कपल थे. अब नाउ यू हैव अ बिगर फैमिली, किड्स आर आल्सो गोइंग टू स्कूल. तो आप थोड़ा स्मूथ लगता है. वो पिक्चर वाली जो लाइफ दिखती है मूवीज में, राइट, वो दिखनी शुरू हो जाती है, वो धुंधला धुंध हट जाती है. तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि वो एक अच्छी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट. सिर्फ ये बोल सकते हैं जब आप इनिशियली आते हो तब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे अच्छी लाइफ दिखती है आपकी, बैक पे आपको बहुत स्ट्रगल चल रही होती है. और वो 5-6 साल बाद ऐसा है कि इंस्टा, सोशल मीडिया पे आप मे भी एक्टिव हो, मे भी डिसेंट से एक्टिव हो, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल लाइफ चल रही है वो बड़ी शानदार, थोड़ी सी ट्रैक के ऊपर चलती नजर आती है. तो यू आर सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं, आपके दिल दिमाग में एक हो जाता है कि भैया अब हम अपने करियर वाइज भी स्टेबल हो गए हैं और मेरी फैमिली जो है वो एक अच्छे ग्रोथ पे जा रही है, एंड दे आर एंजॉयिंग द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेकिन ये जनरल डिस्कशन है, मतलब कुछ लोगों का हो सकता है ये चीज़ जल्दी अचीव हो जाए. यू नेवर नो, कुछ लोग 3 साल में अचीव कर लें, कुछ को हो सकता है 5 साल लग जाए स्टेज अचीव करने में.
एक मैंने हेल्थ में भी बड़ा चेंज देखा है लोगों के। जब इनिशियली आते हैं तब तो थोड़ी हेल्थ उनकी डाउन हो जाती है, क्योंकि शिफ्टें करनी पड़ती हैं, मॉर्निंग की भी कर रहे हैं, नाइट की भी कर रहे हैं, सोने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, मैकडी पे काम चल रहा है, और पिज़्ज़ा पे ऊपर काम उनका पूरा चल रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे जब वो सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो खाना भी ठीक खा रहे हैं, राइट, वो उनकी साइकोलॉजी भी ठीक हो रही है, मेंटली भी वो ठीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं या कुछ वेकेशन भी कर रहे हैं, क्लब्स बन गए हैं। एग्जैक्टली। तो दैट एवरीथिंग इम्पैक्ट्स योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक हेल्थ पे भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, राइट, पोल्यूशन भी कम है तो उस हिसाब से भी थोड़ा ठीक। सोशल जो हमारे फॉर एग्जांपल बैक होम हम बात करें तो एक जो सोशल उड़ते तीर हम बात करते हैं वो आ जाते हैं वो कम है यहाँ पे। तो एक आदमी की मेंटल भी पीस रहती है, कहीं ना कहीं अपना ठीक काम चल रहा है भैया, कोई इधर उधर के काम नहीं आ रहे हैं, ना कोई मंत्री से फोन करा के काम कराना है, कुछ और करना है। तो एक स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, बेसिकली स्ट्रेस नहीं रहता। और सोशल की आपने बात करी तो अब तक एक आपका एक सोशल सर्कल या सोशल बबल तो नहीं कहेंगे, खैर सर्कल बन चुका होता है कि यू हैव समवन टू यू नो कि आप किसी के घर जा सकें, कोई आपके घर आता है या बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों का, या दिवाली होली के लिए आपके पास एक सोशल सर्कल अपना हो चुका होता है। तो ये इनिशियली स्टूडेंट्स के लिए है खासकर, कि जो शुरू के 1-2 साल की स्ट्रगल को देख के घबराने का नहीं है, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। या अच्छा, अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स का जो मुद्दा है ना, वो पेरेंट्स में चलो बोल सकता हूँ, जनरेशन्स की अगर मैं बात करूँ, एक जनरेशन हमारे पीछे है, एक जनरेशन हमारे आगे है, हम बीच में हैं। तो हमारे पेरेंट्स हैं, देन हमारे बच्चे हैं, राइट। इस क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म हम यहाँ रह गए हैं, अब हमारा नज़रिया कैसा हो जाता है हमारी पीछे की जनरेशन के लिए और हमारे आगे की जनरेशन के लिए? वेल, अभी हम क्या है कि बीच में फंसे हुए हैं। वेल, एक गुड थिंग भी है कि हम वी आर एक्सपोज टू 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, और वो भी बिल्कुल ऑपोजिट। तो फर्स्ट वर्ड एंड थर्ड वर्ड और ईस्ट और वेस्ट। लेकिन या यही है कि पेरेंट्स जो हैं बैक होम, क्योंकि हम जिस कल्चर में हम ब्रॉट अप हुए, रेज हुए, राइट, तो वहाँ पे वो एक डिफरेंट था। जिस कल्चर में हमारे बच्चे बड़े होंगे, दैट्स टोटली डिफरेंट, राइट। सो वी आर ऑलवेज वरीड के यहाँ भी पीछे पेरेंट्स हैं। और अभी ठीक है, अभी हमारी जनरेशन के जो लोग हैं शायद उनके पेरेंट्स ओल्ड होंगे या हो रहे हैं, लेकिन ये जो चैलेंज है 10-15 साल बाद शायद और ज़्यादा आएगा सबको, कि आपके पेरेंट्स अब ओल्ड हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। भगवान ना करे हेल्थ चैलेंजेस आए, लेकिन यू नेवर नो, आजकल हेल्थ एज के साथ आते हैं। दैट विल बी अ चैलेंज कि अगर तो पेरेंट्स यहाँ माइग्रेट हो जाते हैं आपके साथ तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन यूजुअली होता है कभी वो नहीं होना चाहते, या फिर इमिग्रेशन चैलेंजेस आ जाते हैं, तो व्हाट विल यू डू? सो ये द ओपन क्वेश्चन है, आई डोंट नो द आंसर, बट ये एक इम्पैक्ट कह लो, या ये एक चैलेंज जो है लॉन्ग टर्म, खासकर उस जनरेशन के लिए जो माइग्रेट हुई है, एक रहता है। खासकर उनके लिए जिनके कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो इकलौते हैं, या फिर सारे सिबलिंग्स यहाँ पे आ गए, या फिर हम इंडिया में तो ये भी बोल सकते हैं कि मेल सिबलिंग नहीं है, क्योंकि फीमेल तो वो भी है, दूर शादी हो जाती है तो इतना नहीं शायद संभाल पाते हैं सब कुछ। तो यहाँ एक ये चैलेंज बन जाता है कि अगर इमिग्रेशन में उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, वहाँ डिले हो रहा है आने का, तो दैट कुड बी अ चैलेंज। ये और काफ़ी बार ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स खुद ही नहीं मतलब दे डोंट लाइक इट हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल सर्कल नहीं है, और थोड़ा विंटर्स में भी उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि बाहर जाना आना, तो मेरे एक फ्रेंड हैं, कर्नाटक में रहते हैं। हाँ जी। अभी लास्ट वीक मैं उनसे मिला था, हालांकि वो खुद न्यू हैं, अभी वर्क परमिट पे हैं। तो वो अपने बच्चों को लेके पार्क में गए थे, तो वहाँ उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। हाँ जी। हाय हेलो हुई, सत श्री अकाल हुई उनसे। और उसने बताया कि जैसे हालचाल पूछ के उनके साथ में बैठा ना, वो रोने लग गए। इज़ नॉट लाइक कि भाई उनको कोई तकलीफ है या कुछ है, तो उन्होंने जैसे 2 मिनट शांत करके उनसे पूछा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ। मेरा सारा काम करवाया डॉक्यूमेंट वाला, मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, राइट। बट मैं यहाँ करूँ क्या?
मैं पार्क में भी बैठा हूँ तो अकेला बैठा हूँ। लोनलीनेस। हाँ, तो क्योंकि हम लोग करियर के उस फेज़ में हैं जहाँ मियाँ बीवी दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो ये 7-8 घंटे का जो दिन का पीरियड रहता है, ये बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है अगर पेरेंट्स अकेले हैं तो। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स हमने देखे हैं कि आते हैं शॉर्ट टर्म विजिट, लेकिन उसके बाद वापस मतलब लॉन्ग टर्म रहना नहीं चाहते। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेम ही है। मेरे मदर भी इस साल आए थे, तब लंबा प्रोग्राम था हमारा कि 8-10 महीने रुकेंगे, पर वो 4 महीने में उनका थोड़ा सा हो गया कि भाई अब मेरे को जाना है वापस जाना और कुछ ऐसा भी है कि जैसे जैसे अभी तो चलो स्टिल दे कैन ट्रैवल राइट, अगर जैसे जैसे एज 80 से ऊपर जाएगी तो इतना ट्रैवल करना भी मुश्किल होता जाएगा। इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, आना जाना। तो इसको मुझे ये समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म पे मजबूरी बन सकता है पेरेंट्स को यहाँ आना, जब उनको हेल्थ के कुछ इश्यूज बन जाएं या कुछ हो जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि इस टाइम के लिए कि हम उनके PR के लिए जो प्रोसेसेस है उसको चालू करके उसको ख़त्म कर लें टाइमली। वो एक अच्छा सो आइडिया है। दैट कि कोई भी हेल्थ चैलेंज आता है तो एटलीस्ट मेडिकल सिस्टम भी हम यहाँ का यूज़ कर सकें। राइट एटलीस्ट वो यहाँ पर आ सकें, रह सकें आपके साथ। तो ये बट अदर देन फिर भी मतलब सब नहीं आना चाहते, वही बात है। तो ये डार्क साइड है, ये डार्क साइड है, डार्क साइड है, ये चैलेंज आएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे आगे, क्योंकि यहाँ पे आपको भी कितने लोग जानते हैं, दे आर हेयर फ्रॉम लाइक मेरे ख्याल उनको 30-40 साल भी हो गए कई लोगों को। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि किसी के सामने नहीं आया है चैलेंज, उन्होंने भी हैंडल किया है। तो मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी को ला सकते हैं। अच्छा आइडिया है कि जिनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे आए 10-10 साल या 15-15 साल हो गए हैं, राइट, उनका जो नजरिया होगा शायद वो कुछ और कुछ मे बी सोल्यूशन दे सके कि क्या सोल्यूशन है या क्या तो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा वीक करता है इंसान को। हाँ, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाता उसमें, बट उसके दिल में तो रहती है कि यार देख कि मैं कि जब आपके पेरेंट्स को आपकी जरूरत है, एक वो खिंचाव सा चलता है कि उसका मन भी करता है कि पेरेंट्स को मजबूरी में यहाँ ना लेके आए, उनका भी सर्कल है, उनका मन लग रहा है वहाँ पे, राइट। उनको भी लगता है कि शायद पेरेंट वहाँ ठीक हैं, फिर उनको लगता है कि कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो फिर अब वो वहाँ ना पहुँच पाए या कुछ हो तो ये भी एक प्रॉब्लम। क्योंकि वही जैसे मैंने इनिशियली कहा कि हम जिस कल्चर में ब्रॉट अप हुए और हमारे बच्चे जिस कल्चर में ब्रॉट अप हो रहे हैं, इट्स डिफरेंट। मैं नहीं कह रहा कोई खराब या बुरा नहीं है, बट जैसे आई डोंट एक्सपेक्ट के मेरे बच्चे मेरे को अपने साथ रखेंगे क्योंकि हम एक अलग ही रहेंगे, राइट। बट पेरेंट्स सच में मिलेंगे 2060 में हम मिलेंगे, फिर देखेंगे। सही आप भी यही हो तो वो पिक्चर तो नहीं चल रही है कि रंग बिरंगी छतरी बीच पे बैठे हो, अपने शैंपेन का गिलास हाथ में है, और वो धर्मवीर ताऊ चल रहा है आजकल नहीं मतलब जॉइंट फैमिलीज का कल्चर तो यहाँ है नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ रहने वाले हैं। अच्छा, इवेंचुअली ओल्ड एज यहाँ पे अकेले ही होने वाली है। दैट्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड। इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको कि भाई हमने बैक जनरेशन की बात करी, वो चैलेंजिंग है, डार्क साइड है, दिख रहा है। जो अगली आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसके बारे में क्या सोचते हो? आई मीन बच्चे हैं वो या तो यहाँ पैदा हुए हैं या बहुत छोटे थे तब आ गए हमारे साथ यहाँ पे, राइट। वही आई मीन टू स्टार्ट विद, जैसे हमने पहले बात करी कि वो एक अलग कल्चर में रेज हो रहे हैं, तो वी हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर। ये एक तो हमें प्रिपेयर होना है कि मतलब ये इनका जो जिस सोसाइटी में ये है, क्योंकि कनाडा इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। हालांकि गवर्नमेंट बहुत एम्ब्रेस करती है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड दे शुड कम एंड इंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी, और इनको एक्सेप्टेंस भी है यहाँ पे काफ़ी हद तक। आई डोंट नो कि बाकी कंट्रीज में जहाँ लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ पे इतनी एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बट कनाडा में एक डिसेंट लेवल की एक्सेप्टेंस। लेकिन जो भी जहाँ से भी आ रहा है वो एक वेस्टर्न अम्ब्रेला, वेस्टर्न कल्चर का अम्ब्रेला जो है उसके अंडर ही आ रहा है, राइट। अब यहाँ आने के बाद उसमें ढल जाता है कहीं ना कहीं, ढल जाता है, या खासकर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसमें ब्लेंड होने की कोशिश करती है। क्योंकि व्हेन दे गो टू स्कूल, अनलेस के आप ऐसे किसी क्लस्टर में नहीं रह रहे कि जहाँ आपकी कम्युनिटी की एक डोमिनेंस तो नहीं कहेंगे, मतलब मेजोरिटी है। क्योंकि कुछ क्लस्टर्स भी हैं, जैसे कि GTA में देखा जाए तो एक क्लस्टर्स हैं कुछ ऐसे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काफी ज्यादा, जैसे ब्रैम्पटन है उसको बोलते हैं कि भाई ब्राउन टाउन है वहाँ पे, राइट। मिसिसागा को मुस्लिम सागा भी बोल देते हैं कि मुस्लिम ज्यादा है, तो कम्युनिटी के हिसाब से बोल देते हैं। तो वहाँ पे वो चैलेंज उतना नहीं है, पर
उस क्लस्टर के अलावा आप कहीं भी रह रहे हो तो इट्स नॉट अ चैलेंज, बट के बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन को ये है कि बिकॉज दे आर, उनके टाइज और रूट्स इंडिया से हैं, बट दे आर कैनेडियन, राइट? सो दे वांट टू ब्लेंड इनटू द सोसाइटी. तो उनके एक आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ बच्चों में रहता है कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, am I इंडियन और am I कैनेडियन? वो जैसे CBCD बोलते हैं, कैनेडियन बोर्न कंफ्यूज देसी. या तो उस सिचुएशन में बच्चा कहीं ना कहीं फंसता है. बट उस Exactly. चीज़ से देखो, हमें जो स्टार्टिंग के जो हम संस्कार की बात करते हैं, राइट, वो हमें अपने जैसे पेरेंट्स से मिले, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम लोग गांव में जाते थे, होली दिवाली या कोई भी फंक्शन होता था उसमें आते थे जाते थे, तो वो सब चीज़ें से हम टच, क्योंकि देखो मेरे पेरेंट्स का जन्म गांव में हुआ लेकिन हम लोग शहरों में आ गए. वो भी माइग्रेशन है, वो भी माइग्रेशन है एक तरीके का, माइग्रेशन है, क्योंकि बहुत फर्क है. लेकिन उस माइग्रेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि हम उन संस्कारों से बिल्कुल ही ऊपर उठ गए हो, समझ रहे हो, मतलब कि उससे हम कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे. यहाँ जो जनरेशन है, अब देखो स्ट्रगल ये है कि हम अपने पेरेंट्स को यहाँ लाने की पहली स्ट्रगल तो चल ही रही है, उसके बाद अपने बच्चों को उस सिस्टम की, इंडियन सिस्टम की, संस्कारों की झलक देते रहना, उनसे टच में रहना, ये बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, राइट? क्योंकि उनको इस सोसाइटी में ब्लेंड भी होना है और अपने पीछे जो पुराने जो रूट्स की जो वैल्यूज हैं वो भी उनको कैरी करनी है, राइट? तो मेन रोल तो हमारा आ गया ना कि फिर से हमें मैनेज करना है इस चीज़ को भी, राइट? कि कैसे हम उनको टच में रख सकते हैं या क्या एक्टिविटीज़ हम करें. राइट. क्या एक्टिविटीज़ आजकल हो रही है जिससे हम अपने बच्चों को इस रूट से अपने से बना के रख सकते हैं? है कुछ? आई मीन कल्चर भी देखो, कल्चर भी एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व होता है. ऐसा नहीं है कि कल्चर ऐसा ही था किसी भी एक रीजन का, राइट? तो इवेंचुअली अगर आप सेम जगह पे भी रह रहे हो तो आज से 50 साल पहले जो हमारा कल्चर होता था आज में कितना फर्क है इंडिया में, राइट? तो वो भी इवॉल्व होता रहता है, इवॉल्व होना भी चाहिए, राइट? सो अगर वो यहाँ हम जैसे आ रहे हैं कम्युनिटी, अब तो हम काफ़ी डिसेंट नंबर में है इंडियन कम्युनिटी. इंडियन डायस्पोरा इज द बिगेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे पास मतलब आवर कल्चर इज इंटीग्रेटेड, मतलब क्या कहते हैं, ब्लेंड हो रहा है दूसरे कल्चर्स में. तो वो एक नया कल्चर भी ओवर द टाइम इमर्ज होके आएगा, जो कि कुछ करेबियन कंट्रीज में हुआ भी है जहाँ पे अर्ली 1800s में लोग माइग्रेट हुए थे. तो अब वहाँ पे वो ऐसा ब्लेंड, मतलब कल्चरल ब्लेंड हो चुका है कि इफ यू गो देयर के वहाँ पे आपको उनके फूड में भी कुछ इंडियन फ्लेवर्स दिखते हैं, बट इट्स अ मिक्स, कल्चर की बछुड़ी हो गई है, हाइब्रिड कह लो उसे, राइट? तो ये इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस. तो उसमें बहुत ज्यादा अपने को मतलब मैरिड हो गया स्ट्रिक्ट होके नहीं रहना चाहिए. वी शुड कीप द गुड वैल्यूज, जो भी अपनी अच्छी वैल्यूज हैं उसको साथ रखते हुए, और कैसे हम इस कल्चर की भी अच्छी वैल्यूज लेके और सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सके. दैट्स माय थॉट. मे बी आई एम रॉन्ग. स्ट्रेस होता है कभी ये सोच के कि बच्चे जो हैं वो कम्प्लीटली वेस्टर्न कल्चर के अंदर बड़े हो रहे हैं, स्पेशली जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और हमें चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं उल्टा कि ये चीज़ ऐसे होती है? वेल, वेस्टर्न कल्चर भी ऐसा नहीं कह सकते यार कि कोई बुरा कल्चर है. आई मीन इट्स जस्ट टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो मैं तो ऐसे देखता हूँ कि वी हैव अ अपॉर्चुनिटी दैट वी आर एक्सपोज टू टू डिफरेंट कल्चर्स. दो कल्चर्स अपने सामने हैं, तो अपने दोनों में से जो अच्छी चीज़ें पिक करके अपने बच्चों में फीड कर सकते हैं. अगर इसको ग्लास को क्या कहते हैं ना, भरा हुआ देखना है तो पॉजिटिविटी इसमें से आप ऐसे निकाल सकते हो कि पिक बेस्ट ऑफ बोथ. क्योंकि अब तो आपको देखो इतना टाइम हो गया, कैनेडियन लोगों से हम मिलते हैं, कल्चर्स जो है दे आर वेरी नाइस पीपल, मतलब बहुत प्यारे लोग हैं, एक्सेप्टेंस है, दूसरे कल्चर जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज़ें वो वेस्टर्न कल्चर की पिक कर लेंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो. तो हमारे बच्चों वाली जो जनरेशन है उसमें इतने चैलेंज नहीं है, वो अपना रास्ता ढूंढते हुए निकल जाते हैं और बिना हमें कोई स्ट्रेस दिए हुए. एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे जाके थोड़ा ख़राब होता है सिस्टम, जब वो थोड़ा सा हाई स्कूल की तरफ जाने लगते हैं तो वो जो जैसे कैनबिस वगैरह यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही सिस्टम, क्योंकि लीगल भी की हुई है तो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं स्कूल्स के बाहर. वो एक फेज़ है जो आई गेस बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है उस एज में. तो वर्ल्ड की हर कंट्री में चैलेंज है बच्चों के लिए, एवरीवेयर. वो तो फिर बेसिक पेरेंटिंग वाली बात होगी, टीनेज चैलेंजेस. टीनेज चैलेंजेस तो अब इंडिया में भी हम होते तो भी
उस एज में यू हैव टू वॉच योर किड्स या हाँ, फिर उनका अपने ध्यान रखना। पेरेंट्स बोलते थे कि भैया ये साल हैं 3-4 साल, हाँ। इसमें वो भेड़ भी फड़फड़ाती है। तो वो तो एज ऐसी है कि उसमें वो पेरेंटिंग का रोल आ जाता है कि आपको अपने बच्चों को ध्यान रखना है, मतलब गाइडेंस देनी है प्रॉपर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा बुरा है या वहाँ ज़्यादा बुरा है, कहीं और वो हर जगह ही है। एक और अच्छी चीज़ है कि जब आप बच्चों की तरफ देखते हो ना, तो हमें ना एक जो साइकोलॉजी है, जो इंडियन साइकोलॉजी, वो रहती है कि घर में बेटा होना चाहिए ताकि वो हमें बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा रख रखाव रखे, राइट। वो वाली साइकोलॉजी तोड़ने के लिए ना हमें ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए बच्चों का जहाँ बच्चा ये चीज़ सब अपनी बचपन से सीख ले, उसको बताना नहीं पड़े, राइट। सो दैट हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाएं, रिटायरमेंट का हम अपना जुगाड़ करके रिटायर हुए कि भैया हम अपने रेंट रूंट दे लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, हेल्थ हमारा सरकार देख लेगी, जो भी हमने टैक्स पे किया है उससे हमें रिटर्न आने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम अपना देखना स्टार्ट कर दो। तो वो एक फिर भी ठीक है। अदरवाइज मैंने देखा है कि बुढ़ापे में इंडिया में भी स्ट्रेसफुल ही रहती है लाइफ, कि कोई बच्चा सेट नहीं हुआ तो उसकी टेंशन, ठीक है। फिर वो रिटायरमेंट के वक्त भी बाप को यही लगता है कि अपना ना किसी तरीके से दो बेटा सेट नहीं है, उसको सेट कर दे पैसे लगा के। ये सब चीज़ें मतलब स्ट्रेसफुल देखी है मैंने, और ये मीडियोकर फैमिलीज में तो बहुत ज़्यादा हैं। राइट ये चैलेंजेस से बच सकते हैं इसके अंदर अपन, अगर यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा जो बड़ा हो रहा है। बिल्कुल वही, जैसा कि पिक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वो हमारे आगे का अपॉर्चुनिटी है, पिक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और कुछ हमें भी अडेप्ट करनी चाहिए अच्छी चीज़ें, नॉट जस्ट कि सिर्फ बच्चों को, और जो कि हम करते भी हैं। यहाँ पे अब कितने साल में अब लोगों को लाइन में भी लगना आ गया कि कैसे लाइन में लगना है, नहीं सही लाइन जंप नहीं करनी है, दरवाज़ा खोलना है तो दूसरे को वही देना है। बट अभी करंटली अगर हम देखें तो एक ये रिवर्स ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया, रिवर्स इमिग्रेशन का, ये भी खूब चल रहा है। कुछ कंक्रीट थॉट्स हैं, मतलब कि देखो हो रहा है, हर जगह से न्यूज़ आती है, हर वीक कोई वीडियोज आ रहे हैं, कोई वर्क परमिट पे था वापस चला गया, कोई पीआर पे था वापस चला गया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग। कुछ इसके ऊपर क्या राय है आपकी? यार आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स तो अपने पास नहीं है अभी इसको जज करने के कि इज इट रियली रिवर्स माइग्रेशन, इज इट रियली हैपनिंग। लेकिन ठीक है, सुनने में आता है, बट मेरे को जो लगता है कि पहले लोग कम आते थे तो उसमें से भी अगर 10% जाते भी थे तो नंबर बहुत कम होता था। अब इमिग्रेशन इतनी हो रही है 300,000 पर ईयर, जो लोग परमानेंट सिटीजन बन रहे हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंट बन रहे हैं कनाडा में, तो 300,000 पर ईयर। तो उसमें से अगर 2% भी जाएंगे तो नंबर विल लुक सो बिग कि हाँ इतने लोग वापस चले गए। बट हालांकि आई डोंट थिंक इट्स अ बिग नंबर। और जो जा भी रहे हैं वो क्या, उनमें से कितने फिर वापस आ रहे हैं ये भी मैं बैठा यहाँ पे हाँ, मतलब उसमें भी एक टाइम लगेगा डेटा को एस्टैब्लिश होने में भी, कि 5 साल के बाद या 3-4-5 साल बाद फिर पता लगेगा कि कितने लोग गए थे और उसमें से वापस फिर रिटर्न कितने आए। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी है, सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर। पहले सोशल मीडिया इतना था नहीं तो पता ही नहीं चलता था कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है। आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स चालू हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं, तो उसको फिर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो सॉरी वायरल भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। वो तो फिर एक केस हो गया ना, एक केस को पकड़ के हम जनरलाइज एक परसेप्शन नहीं बना सकते। वो एक हाइप बन जाती है ना कि लोग जा रहे हैं करके। अगर आपने अगले दिन में अगर 4 वीडियो देख लिए किसी के जाने के तो आपको लगा कि भाई लोग जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी लास्ट वीक ही कोई अपने ब्रैम्पटन या टोरंटो बेस्ड पॉडकास्टर हैं, वो किसी के साथ पॉडकास्ट बनाया हुआ था, वो कपल आया था और वो 1-1.5 साल के अंदर यहाँ से, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ है। तो उन चीज़ों से भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को लगता है कि वो एक पॉडकास्ट उनका बनाने से लगता है कि लोग काफ़ी जा रहे हैं। राइट। ये एक अच्छा पॉइंट है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका एक कम परसेंटेज ही वापस जा रहे हैं, तो दिख बहुत ज़्यादा रहा है। राइट। अब अपने ही आसपास ही देख लें हम, अब हमारे जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, कितने लोग गए? हार्डली कोई 1 होगा, 2 होंगे, बट ज़्यादातर लोग यही हैं। इनफैक्ट उन्होंने आगे का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। जो एज ए स्टूडेंट आए थे दे अप्लाइड फॉर वर्क परमिट, जो वर्क परमिट पे आए थे दे अप्लाइड फॉर पीआर, जो परमानेंट रेजिडेंट है उन्होंने सिटीजनशिप अप्लाई करी हुई है। तो एवरीबॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, कोई ऐसा वापस जाने की डायरेक्शन में लगता नहीं।
ये फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है ना, ये ऐसे लेना चाहिए, खासकर जो भी ऐसे न्यू कमर्स इमिग्रेंट्स जो अभी आए हैं या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए अपने कि जो इनिशियली 2 3 4 साल की स्ट्रगल तो यहाँ है ही है, जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर, अगर उसको आप अपना माइलस्टोन, अपना एम बना के स्ट्रगल वाले टाइम को अच्छे से निकाल लोगे तो आई गेस लाइफ आपकी अच्छी निकल जाएगी। और अगर उस दौरान अपनी ही सोच में उलझ गए तो शायद इमिग्रेशन वाली जर्नी के ऊपर ब्रेक भी लग जाए, है ना। राइट। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ही दिमाग में रहना चाहिए, और है भी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है पर्सनल। मैं ये मानूंगा कि ऐसे लोग मुझे बहुत मिलते हैं जो बोलते हैं मैं रिटायरमेंट के बाद वापस चला जाऊंगा, पर उस वक्त बच्चे यहाँ सब सेटल रहेंगे, सब कुछ रहेंगे एंड एवरीथिंग चाहते हुए। तो वो भी कम देखे हैं मैंने, मतलब बोलते हैं जनरली लोग ऐसा कि मैं राइट, अपना राइट, रिटायरमेंट के बाद मैं अपने देश में जाके रहूंगा एंड एवरीथिंग करके राइट, रहूंगा। राइट, राइट। बट उसके बाद जब ये इनिशियली स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है और अपनी ट्रैक पे लाइफ आ जाती है, उस दौरान 10 20 साल तो लोगों के बड़े स्मूथ निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। मैंने देखा है लोग अपना कैरेबियन में जाके अपनी वेकेशंस कर रहे राइट, हैं, राइट। एवरी ईयर 1 साल वहाँ जाएंगे, देन कैंपिंग करते हैं 2 2 बार 3 3 राइट, बार राइट, ईयर के राइट। अंदर, है ना। एंड अब तो हमारे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फैमिली फंक्शंस बहुत होने लग गए हैं, शादियों के, बच्चों के, राइट, यू नो, राइट, एंड राइट। एवरीथिंग। तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है लॉन्ग इम्पैक्ट का। इनिशियली तो हम शायद हमें कौन शादी में बुलाएगा, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी क्लोज सर्कल वालों को बुलाते हैं, राइट, राइट, राइट। राइट, तो राइट, ये बट लॉन्ग जैसे जैसे अब देखो अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो ये सब भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अब इवेंट्स कितने होने लगे। इनिशियली आपको याद हो जब हम ऑटो आए थे आज से 8 8 10 साल पहले, तो दिवाली का एक या 2 इवेंट होते थे। अब दिवाली के 15 इवेंट थे आई थिंक लास्ट ईयर। अरे इस साल और भी बहुत होने हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ, मतलब कि हर चीज़ के अपने कल्चर रिलेटेड अपने इवेंट्स जो हैं, इंडियन कल्चरल इवेंट्स, वो भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और सोशल सर्कल भी काफ़ी लोगों का बढ़ता जा रहा है। कितने यू सी ऑल दोस न्यू कमर्स। एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म बैड इम्पैक्ट जो है वो मुझे याद आ रहा है अभी। हाँ जी। मेरे एक अच्छे जानने वाले हैं, आप भी जानते हो उनको शायद, उन्होंने ना अभी 2 3 हफ्ते पहले हम किसी गैदरिंग पे मिले थे, तो बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं उसको ना सोचता रहा कि वाह, मतलब कि ये बात तो सोची नहीं थी। मतलब उनका कहना था कि जैसे बच्चों वाला सीन है, एक बच्चा कर लिया या मैक्सिमम 2 कर लिए एंड एवरीथिंग, पर लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर देखें तो उनके कजन्स वगैरह एवरीबडी, मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, सारे के सारे इंडिया में हैं। राइट। तो उनके उनके हमारे जाने के बाद जब हम यहाँ नहीं होंगे तो उनका परिवार कौन है यहाँ। तो एक नजरिया ये है कि बोले कि कम से कम बच्चे तो ठीक ठाक कर लो सो दैट कि वो आपस में अपने सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए, अदरवाइज वो स्टैंड अलोन कर जाएंगे जब आप वहाँ नहीं हो। राइट, राइट। वो एक अच्छा पॉइंट वैसे आपने रेस करा कि हो सकता है हम स्किप कर जाते, कि जो आपके जो कजन्स हैं उनके साथ आपके टाइज जो हैं वो ओवर द टाइम वीक होते जाएंगे बैक होम, या क्योंकि एक तो क्या है कि मिलने की फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो कनेक्शन, वो क्या कहते हैं, अटैचमेंट नहीं बन पाती। दूसरा, दे आर रेजिंग इन डिफरेंट कल्चर, वो वहाँ पे रेज हो रहे हैं, तो उनके जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कॉमन नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन कॉमन नहीं है। एक सॉकर देखता है तो दूसरा क्रिकेट तो वो जैसा हमारे टाइम पे हमारे कजन्स के साथ हमारा बॉन्डिंग थी, शायद इनकी अपने कजन्स के साथ ना हो, क्योंकि दे आर टू डिफरेंट पीपल, लाइक बहुत अलग हैं आपस में। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनिशियल प्लानिंग अगर हम लोग कर लें, जब हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं उसके बाद, फॉर एग्जांपल अपने कजन्स को गाइड करके यहाँ बुलाने का, या एटलीस्ट अपनी खुद की फैमिली बढ़ाने का, कि एटलीस्ट 2 बच्चे 3 बच्चे, दिस काइंड ऑफ थिंग अगर होगी तो वो हेल्पफुल होगी। आई मीन आई स्ट्रांगली, देखो मैं किसी को
मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करो, ये एक सेल्फ आपका डिसीजन है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। बट इमिग्रेशन पर्पज से मुझे ऐसा लगता है कि एक ओनली एक तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दो, इट्स गुड टू हैव फैमिली। आइडियली 3। नहीं, आइडियल तो खैर कुछ भी नहीं है, खैर आइडियल तो वही बात है कि डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट या मैं सिर्फ इमिग्रेशन को कॉन्टेक्स्ट में एक सिबलिंग होता है तो खुद को भी, अब हमें भी अच्छा लगता है कि यार हमारा ब्रदर है या सिस्टर है। एग्जैक्टली तो वो है या क्योंकि हम कब तक स्टैंड करेंगे अपने बच्चों के साथ। एक एज ऐसी आ जाएगी जब वी आर आउट ऑफ द फ्रेम और मे बी इन द फ्रेम, राइट, माला चढ़ जाए हमारे ऊपर, तो उस वक्त कौन होगा बच्चों का साथ देने वाला? तो कोई ना कोई अगर साथ में होगा जो यहीं पला बड़ा है इसी कल्चर के अंदर, जो उनको समझ सकता है, तो वो एक अच्छा सपोर्टिंग हैंड हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। राइट। तो कुल मिला के जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो सारे अच्छे ही हैं। आपको पर्सनली अभी तक जितने आपने यहाँ पे 7-8 साल बिताए हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले में आ गए हो, है ना, क्योंकि इमिग्रेशन वाइज भी सिटीजनशिप आपकी हो चुकी है, बच्ची आपकी स्कूल जा रही तो है। नहीं, लेकिन हाँ कि ठीक है कि अभी सोचते रहे हैं जैसे तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको क्या लगता है? रेड फ्लैग एक यही है कि जब आपके पेरेंट्स अगर आपके सभी या तो इफ यू आर द ओनली किड या फिर आपके सभी जो सिबलिंग्स हैं यहाँ पर हैं, तो उस केस में अगर आपके पेरेंट्स जो 10-15 साल बाद और ज़्यादा ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, देन तो आपके सामने चैलेंज होगा एक, वो मेरे को सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगता है। बाकी चीज़ें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट सब मैनेज हो जाता है। कुल मिला के वैसे ओवरऑल पिक्चर जो आपकी बर्ड आई है वो हैप्पी है, राइट। हाँ, बाकी तो सब हो जाता है मैनेज। और यार कल्चर को भी कहते हैं ना कि अपना कल्चर भी लिमिटेड क्यों रहे कि एक पॉकेट तक, इंडिया वाली डायस्पोरा भी फैलना, स्प्रेड आउट होना चाहिए आजकल। इट्स वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज, राइट। तो सब इधर उधर मूव कर रहे हैं लोग, तो अपने लोग भी करने चाहिए। हाँ, ये तो अभी कल्चर एक्सचेंज होगा तो बेटर कल्चर विल इवॉल्व आउट ऑफ इट, अ बेटर वर्ल्ड विल कम आउट ऑफ इट। ये तो और वैसे भी इमिग्रेशन को नया प्रोसेस तो है नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। पहले भी होता था, 1000 साल पहले भी होता था, आज भी होता है, आज भी हो रहा है, आगे विद इन कंट्री भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तो माइग्रेशन इसी को मानते हैं कि इंडिया से या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भी चला गया, बट विद इन कंट्री भी माइग्रेशन होता है। गांव से शहर आया, एक सिटी से दूसरी, नॉर्थ से साउथ गए, राइट। दैट्स आल्सो माइग्रेशन काइंड ऑफ, बट ठीक है, यू आर स्टिल इन टच, यू आर स्टिल इन अंडर द सेम अम्ब्रेला। आप बार बार विजिट कर सकते हो इजीली, फ्रीक्वेंटली, बट है तो माइग्रेशन ही। सो या देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म पे। स्पेशली इनिशियली स्ट्रगल तो ऑब्वियसली आपकी अपनी सिटी के अंदर भी रह के भी होती है, right. आपको करियर वाइज, या जब आपकी फैमिली नई नई एस्टेब्लिश हो रही है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो वो स्ट्रगल तो हर जगह ही है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि आपके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होती है शायद, बट वो उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा आने वाले टाइम के बाद। राइट। हो सकता है सब हमसे एग्री ना करें जो हाँ क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। 100 मुंह 100 बातें। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने का, और पर्सपेक्टिव चेंज भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज एक व्यू है मेरा, कल को हो सकता है 1 साल बाद कोई पूछे तो कुछ और व्यू हो, राइट। या बट और लैंग्वेज पे भी अगर आप बात करना चाहो तो आप क्या सोचते हो? जैसे कि काफ़ी लोग, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट या लैंग्वेज बच्चों में मैंने यहाँ देखा है काफ़ी कि ना लोग दे वांट टू, उनको ये रहता है कि बच्चा लैंग्वेज अपनी सीखे ज़रूर, या फिर ऐसा ना हो कि वो उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज ना आती हो, सिर्फ इंग्लिश ही एज अ ओनली लैंग्वेज, वो इंग्लिश ही बोल रहा है सिर्फ। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा एक तरीके की सजा हो जाएगी बच्चे के लिए। देखो, उसको लैंग्वेज तो आनी चाहिए, हाँ जी, ताकि वो कनेक्ट रह पाए अपने बैक होम, चाहे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने कज़न से। तो ये एक भाषा ही है जो बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रही है। तो भाषा तो उसको आनी चाहिए बच्चे को, उससे उसके ऑप्शंस थोड़े और ओपन हो जाएंगे, है ना। अगर उसको वैसे भी इंटेलेक्चुअली भी अगर देखा जाए तो वो मैं अब उसमें घुस जाऊंगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन का है एंड एवरीथिंग।
तो जब दो भाषा बच्चा बोल रहा होता है राइट तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलरेडी जो है वो एक स्टेप आगे निकल जाता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, वो सब चीज़ें चेंज हो गुड जाती टू नो हैं। एज मेनी लैंग्वेजेस यू कैन या तो स्पीक, मल्टीलिंगुअल। आपकी फैमिली के साथ भी अटैच कर रही है वो लैंग्वेज आपको, और आपको इंटेलेक्चुअली भी एक स्टेप आगे लेके जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज सिखाई कैसे जाए, ये क्वेश्चन मार्क है बड़ा, क्योंकि बोलना तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से बच्चा सीख जाएगा, लिखना जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक हिंदी को लिखना हमारे लिए भी चैलेंज बन चुका होगा शायद। पर लिखने की नीड क्या है? जैसे जितने भी अभी आपने रीजन दिए, इसमें कोई लिखने वाली नीड तो नहीं है। या इट मेक सेंस कि हाँ लिखने वाली नीड नहीं है, बट भाषा लिखनी आए तब नहीं आप आए उसकी तो ज़्यादा अच्छा है, जान। वो तो एक स्किल हो गया कि ठीक है कि आपको आती है, एक क्या चार आती हैं, और अच्छी बात है। बट नीड नीड तो नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, नीड जैसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीइंग हियर कैनेडियन सिटीजन, जो हमारे बच्चे यहाँ बड़े होंगे सब कुछ होंगे, तो देखो इंग्लिश इज़ मस्ट। अगर उनको फ्रेंच आती है तो हमेशा चेरी ऑन द केक वाली बात होगी उनके लिए। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में जॉब्स जो हैं स्पेशली ओटावा रीजन के आसपास, तो उसमें बाइलिंगुअल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंस्टेड ऑफ अगर आप सिर्फ फ्रेंच इज द सेकंड बिगेस्ट लैंग्वेज ऑफ और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा, तो वो ऑब्वियसली और खासकर वी आर सो क्लोज टू क्यूबेक, तो चांसेस है कि यहाँ वाले बच्चे सीख जाएंगे, या अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो। बाकी अगर आप बिल्कुल ही वैंकूवर या टोरंटो या दूसरी प्रोविंस में हो तो उसकी भी नीड नहीं है, जस्ट सर्वाइव ऑन इंग्लिश। लेकिन अगर इसमें हिंदी देखो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसका मैंने सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। हिंदी आना एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। रीज़न उसका क्या है कि अभी जो इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, राइट, यू नेवर नो नेक्स्ट जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर हो या गुड़गांव हो, राइट। हो सकता है कि यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हो काम करने एंड एवरीथिंग। अगर उनको वहाँ की लैंग्वेज आ रही होगी तो वो वहाँ पर सेटल होना उनके लिए आसान हो जाएगा। इमेजिन कि हम यहाँ आ गए थे और हमें यहाँ इंग्लिश नहीं आती। इमेजिन करके देखो कि हम कैसे होते हैं यहाँ, राइट। राइट नहीं तो आप सही कह रहे हो, आप उसको मतलब एज अ उसको रूट्स या वैल्यूज से नहीं जोड़ रहे, उसको एज अ स्किल ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वही दैट्स हाउ आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज नहीं आई तो वो वैल्यूज या रूट्स नहीं ले, अपने कल्चर की वैल्यूज नहीं ले पाएगा। वैल्यूज तो इंग्लिश में भी ट्रांसफर हो जाती है, आई मीन उसके लैंग्वेज से अलग है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज। बट हाँ, लैंग्वेज एज अ स्किल आई एग्री के हाँ एज अ स्किल लैंग्वेज तो जितनी आती है उतना अच्छा है। दैट्स गुड, लैंग्वेज इज अ गुड पॉइंट। अब मुझे लग रहा है कि हम पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं। हाँ जी। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट क्विकली एड्रेस करना चाहूँगा और आपकी राय भी जानना चाहूँगा उसके ऊपर। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे अभी यूक्रेन के साथ हुआ, राइट, तो बीइंग ऑन ए फॉरेन लैंड आप फॉरनर ही होते हो, राइट। अगर कुछ भी ऐसा इन्वेजन होता है, वॉर सिचुएशंस होती हैं, देन इंडिया को बीच में आना पड़ता है अपने बंदों को बचाने के लिए एंड एवरीथिंग। क्या उस सिचुएशन के लिए हमें एज ए इमिग्रेंट यहाँ प्रिपेयर रहना चाहिए, या कैसे देखते हो इस चीज़ को? आई मीन तो एक एक्सट्रीम सिनेरियो हो गया वैसे तो। आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा कभी कुछ होने वाला है, क्योंकि वी आर एक ही नेबर है अपना, एंड वी हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो फ्रेंड रिलेशनशिप लगा लो या हाथ जोड़ के खड़े उनके सामने भैया जो लेना ले लो। ठीक है, वी हैव अ गुड रिलेशन। गुड रिलेशन। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कभी होगा तो ठीक है यार। यू शुड मेरा तो ये मानना है कि आपको इफ यू हैव एक्सेप्टेड कनाडा एज योर होम, जैसे कहते हैं ना जन्मभूमि और कर्मभूमि, तो कर्मभूमि पे अगर कोई मुसीबत आई है तो अपने को साथ देना चाहिए। मेरे पापा यूज करते हैं इस टर्म को बार बार कि तुम्हारी जन्मभूमि हिसार और कर्मभूमि कनाडा। हाँ जी हाँ। तो अगर अगर हम यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर कोई कल को कोई यहाँ पे ट्रबल भी आती है तो अपने को फेस करनी चाहिए, जस्ट लाइक बाकी अदर कैनेडियन सिटीजन। अगर हम अपने आप को इक्वल समझते हैं कि हम भी उनके बराबर ही सिटीजन हैं, तो वी शुड। दे यू गो। आपने अभी जो जवाब बड़ा मैच कर गया। अभी देखो हमने जो टॉपिक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का उठाया था वहाँ जाके फिट होता है इसका आंसर भी, क्योंकि ये जितने इम्पैक्ट है ना जहाँ पे इंडिया को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है एंड देन एयरलिफ्ट करवाने पड़ते हैं लोगों को, वो मोस्टली इनिशियल स्टेज ऑफ इमिग्रेशन है, या तो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट के ऊपर हैं।
या पीआर पे नहीं, भी until है। you are not a अगर आप citizen, सिटीजन हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड कि आपको There you go. इवैक्यूएट करें। अगर आप एक बार सिटीजन नहीं हो तो ठीक है, करने को एज अ रिफ्यूजी आपको कोई भी ले सकता है, बट दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। तो आप लॉन्ग टर्म पे जब आप यहाँ सिटीजन हो गए हो तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है राइट, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको फील लाइक होम कराए। रश करने की जरूरत नहीं है, बट हम इंडियंस तो चावल की अगर न्यूज आ जाए तो चावल को खरीदने में भी रश कर देते नहीं, वो हैं। ठीक तो है, ऐसी वो तो सिचुएशन में तो क्या होगा, बट वी आर सेफ हियर इन दैट टर्म, क्योंकि एज ए कैनेडियन वी आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। जस्ट लाइक एवरी अदर कैनेडियन सिटीजन, वी नो। तो ये था विक्रम भाई हमारा आज का पॉडकास्ट, बट इंटरेस्टिंग बातें थी। मैं चाहूँगा आपके साथ आगे हम और भी एपिसोड बनाएं, हो सकता है इसी टॉपिक पे बिल्कुल, या इससे रिलेटेड टॉपिक पे या इंटायरली अलग टॉपिक के ऊपर। बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। सेम हियर भाई, सेम हियर। थैंक Thank you, थैंक्स टू आपके यू, भी। थैंक्स टू योर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर द कॉफी। हाँ, थैंक यू। जाने से पहले डू यू हैव अ सिंगल लाइनर मैसेज जो लोग अभी इंडिया में बैठे हैं और कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं? यार कनाडा क्या, कहीं भी आने की तैयारी कर रहे हैं, एक तो ये है कि इमिग्रेशन जो माइग्रेशन है, मतलब इट्स उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे। जैसे इसलिए हमने टॉपिक पिक किया कि यूजुअली हम जब माइग्रेट हो रहे थे हम इमिडिएटली सोचते हैं कि अगले 2-3 साल का मेरे को जाके वहाँ क्या करना है, सेटल कैसे होना है। लेकिन उस टाइम पे अपना विजन लॉन्ग रखें कि लॉन्ग टर्म क्या क्या इम्पैक्ट्स मेरे लिए, मेरी फैमिली पे क्या हो सकते हैं हम, तो वो क्योंकि वन शू डजंट फिट ऑल, तो हर बंदा अपना डिसीजन खुद ले सकता है उसके बेस पे। तो उसके बाद फिर वो डिसीजन लें। और आजकल क्या है कि वर्ल्ड इज़ नॉट लिमिटेड, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे लोग जाते हैं, क्या आज आ जाएंगे कल वापस भी चले जाएंगे। तो अभी वैसे वर्ल्ड धीरे धीरे होता जा रहा है। और जहाँ तक रही बात इमिग्रेशन की, वही बात है कि वी आर नॉट द फर्स्ट वन टू इमिग्रेट, वी आर नॉट द लास्ट वन। ये हज़ारों सालों से चलता है और आगे भी हज़ारों सालों तक चलता आएगा। तो इसमें स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू फॉर योर मैसेज विक्रम। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने कुछ कोशिश की कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इमिग्रेशन का, स्पेशली हम कनाडा में हैं तो हमने उससे रिलेटेड बात की। अगर आपको कुछ पॉइंटर इसमें से पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, खासकर उन लोगों के पास जो कि तैयारी कर रहे हैं कनाडा आने की, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी फॉरवर्ड कर देना, सो दैट उनको भी पता चले कि इनिशियल स्ट्रगल के बाद उनका बच्चा एक अच्छी लाइफ जीने वाला है कनाडा के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, नॉट प्रोफेशनली फॉर द इमिग्रेशन बट एज ए हेल्प, आपको सजेशन चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा। आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल आपको राइट कॉर्नर में टॉप पे नज़र आ रही होगी। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा विक्रम भाई का यहाँ आने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। बड़ा मज़ा आया। और फिर मिलेंगे विक्रम भाई के साथ किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की। जय राम जी की।